वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है अभी। जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच की एक इनिंग खत्म हुई है और दूसरी तरफ जो वर्ल्ड कप का फीवर है वो अब धर्मशाला पहुंच गया है। जो इवेंट है, ये जो मैच है 22 तारीख का, इसका क्रेज इतना है देखिए कि राज्य सचिवालय के कई अफसर जो हैं वो भी धर्मशाला की तरफ को अब मूव कर रहे हैं। आज टीम जिस तरह से आई है उसके बाद धर्मशाला में ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ है और वो सारी चीजें आपने देखी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे शिमला में जो बड़े फैसले सरकार के हुए हैं, राज्य सरकार में जो बड़े निर्णय हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज शिमला में थे, लोगों से मिलने का टाइम था और दिन भर ओक ओवर में लोगों से मुलाकात के बाद अचानक माल रोड का जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद कुछ बातें वहां हुई हैं, कुछ नए फैसले हुए हैं और साथ में जो आज लोगों से मिलने का टाइम था तो हायर ग्रेड पे का एक मामला जो पूर्व सरकार के साथ ही चला गया, जिसको दोबारा किसी ने रिव्यू किया नहीं और जिसके बारे में आगे बात भी नहीं हुई, उस मामले को पहली बार मुख्यमंत्री के सामने उठाया गया है और इसके लिए एक नए कर्मचारी एसोसिएशन का गठन हुआ है। और ये जो गठन हुआ है इसका नाम भी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जो आज मुख्यमंत्री ने बात की वो भी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि जो हायर ग्रेड पे का मामला जब मुख्यमंत्री के सामने उठाया गया इन कर्मचारियों के द्वारा, तो सीएम का पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी नई डिमांड है जो मुख्यमंत्री के सामने या नई सरकार के सामने किसी ने इससे पहले नहीं रखी थी। अब जब रखी है तो इसको लेकर आगे क्या होगा, जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन में क्या क्या चीजें हैं वो कही गई हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे और हायर ग्रेड पे को लेकर जो है आज आपको जानकारी देंगे। इसके साथ आपको हमने बताया था कि जो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो केस चल रहा है, वैसे ये सीपीएस की नियुक्ति के साथ ही मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एक बहस के बाद जजमेंट रिजर्व हुई थी और उस केस में हाई कोर्ट ने कुछ डिटेल आगे मांगी है। कोर्ट से एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर की जानकारी आज आपको देंगे कि उस केस में क्या हुआ है, डिप्टी सीएम की नियुक्ति को जो चैलेंज किया गया था। पेंशन के केस में राज्य सरकार को जुर्माना लगा है, कॉस्ट जिसको आप कह सकते हैं, और ये क्यों लगा है और किस तरह का ये मैटर था वो भी आपको जानकारी देंगे। और ये जो कॉर्पोरेट पेंशन को लेकर एक एक्ट लाई थी राज्य सरकार 99 में जब धूमल की सरकार थी, बाद में उसको विड्रॉ भी कर लिया गया था, लेकिन उस केस में अब राज्य सरकार को कॉस्ट लगी है और 6% के साथ जो पेंशन देने का भी ऑर्डर किया गया है, वो दोनों चीजों का डिफरेंस क्या है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और टर्मिनेट जो किए हैं, जो जेई टर्मिनेट किए हैं, उसके ऊपर आज बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में टकराव हुआ है। एक तरफ जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने बयान दिया, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है और इसके बीच इनका क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे। टर्मिनेट कंडक्टर जो थे एचआरटीसी के, जो लगेज पॉलिसी में रगड़े गए थे सोशल मीडिया पे कुछ लिखने की वजह से, उनको राहत मिली है, वो बताएंगे। शानन कमेटी को राज्य सरकार दोबारा से एक्सटेंशन देने जा रही है और साथ में बताएंगे आपको जी जो आपदा राहत पैकेज मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है पहली बार, जिसमें अगर आपका घर तबाह हो गया है तो 7 लाख रुपए मिलेंगे। उस आपदा राहत पैकेज को राज्य सरकार किस तरह से लॉन्च करेगी। कल पहला कार्यक्रम पुनर्वास प्रोग्राम पहला कल कुल्लू जिला में होने जा रहा है, रथ मैदान में कुल्लू में, और इसको किस तरह से रोल आउट किया जा रहा है ये भी बताएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर अगला नंबर जो मंडी और बिलासपुर जिलों का है तो वो भी आज सारी जानकारी आपको देंगे। आईएएस जो हैं वो अब इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट आज ओकोवर सीएम से मिलने पहुंचे थे। जो टीजीटी रेगुलर हुए हैं आज वो बात करेंगे। सेट के एग्जाम का शेड्यूल आया है, बैंक सीएम क्यों पहुंचे थे वो बताएंगे आपको, और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है उसको भी आपके साथ साझा करेंगे। वैसे इस मामले में एक हम नई खबर आपको कल भी देंगे, क्योंकि कुछ चीजें चल रही हैं, कोई जो मूवमेंट अभी उसमें एक अपडेट आएगी। साथ में जो 255 ऑडिटर क्यों पैनल किए हैं राज्य सरकार ने वो बताएंगे। 31 साल के बाद, 3 दशक के बाद जो लैंड कोड है वो नए सिरे से बना है। यूथ फेस्ट शुरू हुआ है, यूथ फेस्टिवल शिमला में, ये रोहडू कॉलेज में, इसकी जानकारी देंगे। एचआरटीसी की बसें अयोध्या क्यों जाएंगी वो भी बताएंगे आपको, और साथ में धर्मशाला में जो वर्ल्ड कप का जो फीवर है उसकी बात करेंगे। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मशाला का जो वर्ल्ड कप का 22 का मैच है उसको लेकर बहुत उत्साह जैसा बना हुआ है, लेकिन मौसम की बात करें तो हिमाचल में 22 और 23 तारीख को जो बारिश का जो एक
वो क्रम बताया गया है, इसलिए बारिश से बचेंगे नहीं बचेंगे, मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अभी थोड़ा इशू है। लेकिन इस मैच को लेकर बहुत जो क्रेज है बना हुआ है। राज्य सचिवालय के कई अधिकारी जो है इस मैच को देखने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, अभी शेड्यूल हालांकि नहीं आया है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इसमें जाएंगे, जो ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें जा रहे हैं। धर्मशाला इंडियन टीम पहुंच गई है, न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले पहुंच गई थी। गगल एयरपोर्ट पे आज इंडियन टीम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ है। और लेकिन इसके साथ जो मौका तलाशने वाले लोग हैं, देखिए जो सीआईडी ने धर्मशाला में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, ये बाहरी आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है, और इसके पास 18,000 कैश मिला है, 8 टिकट अलग अलग इसके पास मिले हैं। ये जो टिकट ब्लैक में बेचने वाला जो काम है उस तरह से कर रहा था, और इसको पकड़ा गया है और धर्मशाला थाने के हवाले कर दिया गया है। तो ये जो एक तरह से जैसे जैसे आपदा में अवसर तलाशने वाली बात है, उसी तरह का कोई प्रयोग ये कर रहा होगा। अब बात करते हैं एचआरटीसी की बसों को लेकर। देखिए एचआरटीसी की बसों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एचआरटीसी की बसें हैं अब वो हिमाचल से बाहर भी जाएंगी, और हिमाचल से बाहर इसलिए जाएंगी क्योंकि जो एक दर्शन सेवा योजना है वो एचआरटीसी लॉन्च कर रही है। 100 ऐसे रूट जो केवल मंदिरों को कनेक्ट करें, वहां एचआरटीसी की बसें जाएंगी, और जो इसी में अयोध्या भी एक प्लान है जहां वहां जा रहे हैं। 100 नए रूट इसके लिए शुरू किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने चिंतपूर्णी मंदिर में सुबह ये पूजा करने गए थे वहां पे दी है। वैसे कैबिनेट से अप्रूवल पहले हुई थी, उसके बाद जो बीओडी है एचआरटीसी का, उन्होंने भी इस जो बीओडी ने इसको ओके कर दिया था, और अब इन सारी चीजों से प्रोसेस होने के बाद अब ये 100 रूट जो है वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, और इन रूटों पर जो एचआरटीसी की बसें चलेंगी, जिनमें एक अयोध्या भी है। अगर इसमें अगली बात करें तो अब जो इसके बाद अगला मसला है वो है जो यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ है। देखिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज रोहड़ू का जो सीमा कॉलेज है वहां पर यूथ फेस्टिवल ग्रुप 4 का ये शुभारंभ किया है। इसमें 25 कॉलेज पूरे प्रदेश के भाग ले रहे हैं, और ये जो है 20 से 23 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6,000 पद भरने का जो फैसला हुआ है उसमें बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है, वो आपको पता ही है, शेड्यूल अनाउंस हो गए हैं। बाकी भर्तियों को भी लोक सेवा आयोग ने जो 585 स्कूल लेक्चरर की हैं वो निकाल दी, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती कंप्लीट हो गई है। तो इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने बात कही है। रोहड़ू में ही जो ये एक जो अंडर 19 खेल कूद प्रतियोगिता ये राज्य स्तरीय थी, इसका समापन था आज। इसमें 11 जिलों के 528 प्रतिभागी जो हैं वो बच्चे थे, और इसमें इसने शिक्षा मंत्री ने जरूर ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो खेल कोटा है वो 3% से बढ़ाकर 5% किया है, ताकि स्पोर्ट्स को और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है या जो प्रमोशन है वो मिल सके। लैंड कोड की बात करें तो हिमाचल में 31 साल के बाद लैंड कोड चेंज हुआ है, जिसको नई भू संहिता कहते हैं, और इसके लिए मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को भी बधाई दी है। बेसिकली 1992 में लैंड कोड इससे पहले बना था, उसके बाद रेवेन्यू एक्ट में बार बार अमेंडमेंट होती रही, कई तरह के रूल्स बदले गए, एक्ट बदले गए, और बीच में इसको अमेंड नहीं किया गया था, तो अब ये अमेंडमेंट हुई है। और इसके बाद अब जो नया लैंड कोड आएगा 2023 वाला, तो इसमें सभी तरह के जो रेवेन्यू एक्ट हैं, रूल्स हैं, वो अमेंडेड फॉर्म में एक ही डॉक्यूमेंट में अब अवेलेबल होंगे, और ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। 255 ऑडिटर्स को राज्य सरकार ने इम्पैनल किया है, और ये इम्पैनल किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1971 के तहत। और ये जो ऑडिट करेंगे अब सहकारी सोसाइटीज का, इसमें बैंक भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं। नेचुरली हिमाचल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो नेटवर्क है वो ग्राउंड लेवल तक है, और इसीलिए ये टोटल 255 इसमें इम्पैनल किए गए हैं। इनमें से 6 जो ऑडिटर्स हैं वो रिटायर भी हैं जो लिए गए हैं, और ये अब जो आगे सहकारी समितियां हैं उनका ऑडिट करेंगे, और राज्य सरकार के पैनल में आने के बाद सरकार जो बाकी चीजें हैं वो भी इनको जो काम पे दे सकेंगी। अब आपको बताएंगे कि जो मॉल रोड पे राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय है, वहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम को दोपहर बाद 4 बजे के बाद क्यों अचानक पहुंचे। देखिए यहां पर बेसिकली भारतीय रिजर्व बैंक से 25 नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस मिल गया है बैंक को,
और जब ये शाखा नेटवर्क बढ़ना है तो फिर इस को लेकर जो ये मुख्यमंत्री वहां पहुंचे ताकि 25 नई शाखाओं को खोलने का फैसला लिया जा सके। 6 जिलों में अब 240 शाखाएं इस बैंक की काम कर रही हैं, और ये जो 25 शाखाएं हैं इनमें से बहुत सारी जो शाखाएं हैं वो बीच में फंसी हुई थी, जिसमें रोहडू के मेहंदली की भी एक शाखा है, और इसी तरह से कुछ और भी जो नई शाखाएं थी उनको लेकर जो है इस बैंक ने काम करना है। जहां तक सशक्त महिला ऋण योजना है उसमें भी बैंक ने, जो राज्य सरकार की योजना है उसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है, और जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसमें भी चीज़ें हुई हैं, और साथ में जो ब्रांचेस नई हैं ये 25, इन ब्रांचेस में देखिए ये बिलासपुर में लोहाट और टटो है। इसी तरह से अगर मैं शिमला की बात करूं तो पराला में है, जनेट घाट में है, ये फिर धमांदरी में है, अपर कैथू में है, खटनोल में है, समरकोट में है, मेहंदली में है, ननखड़ी में है, और साथ में टिम्बी में है। ये सिरमौर के हरिद्वार और हरिपुरधार और टिम्बी में भी हैं। तो इस तरह की ये बड़ी सारी शाखाएं हैं, इनकी लिस्ट आप कल विस्तृत तौर पे अखबार में देख पाएंगे। जहां तक बात है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां गए थे तो बैंक ने 5 करोड़ की जो एक आपदा राहत में अपना योगदान था वो भी इस दौरान दिया है मुख्यमंत्री को, और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो कोऑपरेटिव बैंक में ही हुआ। अगला जो इसमें आज अपडेट है वो है सेट के एग्जाम की जो शेड्यूल है उसको लेकर। देखिए जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2023 का, वो उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो मंगवा लिए हैं, और ये जो फॉर्म है ये 20 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में भरे जाने हैं, और इस तरह के जो फॉर्म है ये भरे जाने के बाद अब आगे जो सारी चीज़ें हैं इसमें जो भी जो शेड्यूल है एग्जाम का फिर इसके बाद आपके सामने आएगा। अभी सिर्फ इतना है कि जो नोटिस जारी हो गया है इस भर्ती को लेकर, तो उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब बात करते हैं टीजीटी जो रेगुलर हुए हैं। देखिए टीजीटी को रेगुलर करने का फैसला जो आज नोटिफिकेशन जारी हो गई एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, 156 या 157 के आसपास ये टीजीटी हैं। इससे पहले आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है वो सीएनबी और एलटी शास्त्री ये सब इससे पहले डिप्टी डायरेक्टर कर चुके हैं, और अभी जो ये मामला है ये है टीजीटी का, क्योंकि अब डायरेक्टरेट से जो रेगुलराइजेशन के ऑर्डर होना शुरू हो गए हैं, टीजीटी के हो गए, लेक्चरर्स के होने हैं, कॉलेज कैडर में होने हैं, और ये सभी अब एक एक करके होंगे। आज अभी टीजीटी के हुए हैं कुछ शर्तों के साथ, ज्वाइनिंग से पहले, नए सिरे से डॉक्यूमेंटेशन से पहले जो नोटिफिकेशन में लास्ट में शर्तें दी हुई हैं उनको जरूर एक बार पढ़ लें ताकि बाद में कोई धोखा ना लगे। ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की बात करें तो इनको लेकर जो एनजीओ के अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा, ये आज ओकओवर मिलने आए थे मुख्यमंत्री से, और प्रतिनिधिमंडल में 100 से ज्यादा लोग थे इनके ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट के, क्योंकि ये पंचायतों में काम कर रहे हैं, सैलरी इनको कम मिलती है, इनका कहना ये है, और इन्होंने 10-12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री से कुछ वेतन विसंगतियों को दूर करने के बात करने आए थे। इन्होंने कहा कि नए पेरोल में सबसे अनुबंधित कर्मचारी का वेतनमान सब शीघ्र उन्हें प्रदान किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री से डिमांड की, जो कॉन्ट्रैक्ट का सैलरी होती है, और सीएम ने इनको सुना। उसके बाद जो आगे इसमें जो भी अपडेट होगी वो हम भी आपको इसको अपडेट देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, अपनी बात रखी है, और मुख्यमंत्री ने इस पे विचार करने के लिए कहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में इनके अध्यक्ष विनोद ठाकुर और महासचिव छविराम शर्मा समेत बाकी लोग भी थे। अगली बात करें तो आईएएस जो हैं अब वो इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे हैं। देखिए हिमाचल के जो अफसर हैं, 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उन 5 में से 4 राज्यों में हिमाचल सरकार के अफसर जा सकते हैं। 20 आईएएस और 10 आईपीएस की ड्यूटी वहां लगनी है। 6 अक्टूबर को ब्रीफिंग के लिए ये लोग गए थे, और अब 29 अक्टूबर को इन्होंने वहां रिपोर्ट करना है 29 को, तो 28 को इन्होंने यहां से निकलना है, और इसीलिए जितने भी आज जाएंगे अफसर उनका जो चार्ज है वो बाकी अधिकारियों को देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगले 2 महीने जो राज्य सरकार का कामकाज है वो उसी तरह से चलेगा जैसे कि जो एडिशनल चार्ज देते हैं उस हिसाब से, और एडिशनल चार्ज से जो काम है वो कितना हो पाएगा वो आगे है, लेकिन इलेक्शन जब भी आते हैं तो इस तरह का काम होता ही है, और इसीलिए ये भी इस बार जो चीजें हो रही हैं वो इसी तरह से हैं, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी पर अब इनको निकलना है, और 20 आईएएस के जाने का मतलब ये है कि जो एडिशनल चार्ज है वो बहुत ज्यादा इधर उधर जाएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं जो सानन कमेटी की एक्सटेंशन है। देखिए क्लास 3 की भर्ती किस तरह से होगी, राज्य चयन आयोग का गठन कैसे होगा, राज्य चयन आयोग भर्तियां करेगा कैसे, सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
क्योंकि अभी हम जो भर्तियां कर रहे थे वो OMR था, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला, लेकिन अब जो है वो CBT है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर करना है तो इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है दीपक सानन कमेटी की, उसका बहुत इंतजार है। लेकिन इस कमेटी का एक जो कार्यकाल है वो 2 महीने पहले पूरा हो गया था, फिर इनको 7 अक्टूबर तक एक एक्सटेंशन दी गई। अब 7 अक्टूबर की तक एक्सटेंशन भी लैप्स हो गई है। अब पर्सनल ने, डिपार्टमेंट ने एक और फाइल मूव किया मुख्यमंत्री कार्यालय को 7 दिसंबर तक इनको एक्सटेंशन देने के लिए, क्योंकि कमेटी ने ही डिमांड की थी कि उन्हें 7 दिसंबर तक एक्सटेंशन दे दी जाए। तो इसका आप अपरोक्ष मतलब ये भी समझिए, अगर राज्य सरकार 7 दिसंबर तक इनको एक्सटेंशन दे देती है तो मतलब ये कि फाइनल रिपोर्ट अभी थोड़ा लेट होगी, अक्टूबर में तो वैसे ही पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि कंसल्टेंट नियुक्त करने में देरी हो गई और वो कंसल्टेंट मिल गया है। उसके बाद दीपक सानन ने उनके साथ बातचीत कर ली है, उसके बाद उनको काम दे दिया है। वो क्लास 3 के जितने भर्ती नियम है उनको स्क्रीन कर रहे हैं, फिर क्लास 3 के भर्ती नियम बदले जाएंगे और उसमें 2 तरह के बदलाव होंगे। एक तो जो OMR की जगह CBT लेना है, और दूसरा जो इन विभागों में क्लास 3 में जो एक तरह की शैक्षणिक योग्यता के पद होंगे, चाहे वो अलग अलग विभागों में ही क्यों ना हो, उनके लिए टेस्ट कॉमन ही होगा। तो इस अनुसार RNP रूल अगर बदलने हैं तो उसके लिए कंसल्टेंट ने काम कर दिया है, लेकिन कमेटी ने एक्सटेंशन मांगी है और मोस्ट लाइकली 7 दिसंबर तक इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये अपने आप में एक अपडेट था जो एक्सटेंशन को लेकर था। अब खाते में 3 लाख कैसे आएंगे और किसके आएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं कुल्लू, और कुल्लू जाने के बाद वहां पर 11:30 बजे रथ मैदान में जो है कार्यक्रम हो रहा है जिसका नाम रखा गया है पुनर्वास प्रोग्राम। और पुनर्वास प्रोग्राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको मुख्यमंत्री अब हर जिले में करने वाले हैं, और ऐसे जिले में खासकर जहां बरसात से ज्यादा नुकसान हुआ है ये कार्यक्रम होंगे। और इन कार्यक्रमों में जो नया रिलीफ पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक लोगों को पैसे बांटे जाने हैं, उनको राहत राशि दी जानी है, और इसीलिए कुल्लू से इसकी शुरुआत हो रही है। 21 तारीख को कुल्लू है, 23 तारीख को मंडी और बिलासपुर है। और इसमें जो राहत दी जाएगी उस राहत में जो इशू है वो ये है कि पहली बार ऐसा होगा कि जो राहत राशि है वो भी ज्यादा है, और दूसरी बात ये कि जो इनको राहत राशि बांटने का जो तरीका है वो भी पहली बार ऐसा होगा जो DBT के जरिए होगा। और 7 लाख क्योंकि दिया जाना है ऐसे व्यक्ति को जिसका पूरी तरह घर डैमेज है तो उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका पार्शियल डैमेज है उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका बाकी तरह का नुकसान हुआ है, मवेशी का है, खेत का है, रास्ते का है या किसी और तरह का है, तो उसको भी पैसा मिलेगा। लेकिन क्या ये पैसा एक मुश्त किश्त में मिल जाएगा और किस तरह से इस प्रोग्राम को रोल आउट किया जाएगा, ये जानकारी आज आपको देते हैं। राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों को जहां जहां आपदा प्रभावित लोग मौजूद हैं जिनको राहत राशि दी जानी है उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं इस राहत राशि के। देखिए अभी मैं आपको बताऊं तो मंडी जिला को 60 करोड़ कल ट्रांसफर हो गए थे, कुल्लू जिला को 42 करोड़ कल ट्रांसफर हो गए थे, और बिलासपुर को भी पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। इन 3 जिलों में अभी ये कार्यक्रम पुनर्वास के होने वाले हैं। कुल्लू में जो कल कार्यक्रम है उसके लिए शेड्यूल ये है कि जिनका घर पूरी तरह से डैमेज है उनको पहली किश्त के तौर पर कल मुख्यमंत्री 3 लाख रुपए देंगे, और ये DBT जाएगा सिंगल क्लिक से, क्योंकि वहां सिर्फ क्लिक किया जाएगा। इन लोगों को आइडेंटिफाई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया था, इनके बैंक अकाउंट और बाकी डिटेल ले ली थी, उसके बाद जहां इनके आधार नंबर है उस बैंक से कनेक्ट कर दिया था, और उसके बाद वहां मुख्यमंत्री जैसे ही क्लिक करेंगे इनके खाते में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और राहत राशि बांटने के लिए इस तरह का प्रोविजन पहली बार किया जा रहा है हिमाचल में। यह फर्स्ट टाइम है कि जो आपदा प्रभावित हैं उनको एक क्लिक से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जिनका पूरी तरह से मकान डैमेज है उनको 3 लाख रुपए पहली किश्त में आएंगे, दूसरी किश्त में उनको आइदर 2.5 लाख मिलेंगे या 1 लाख मिलेगा। 1 लाख सिर्फ उनको मिलेगा जिनको 1,30,000 रुपए सरकार पहले जारी कर चुकी है अपने जो पुराना पैकेज है उससे, और जिनको 1,30,000 नहीं मिला है उनको दूसरी किश्त में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तीसरी किश्त में मिलेगा। ये 7 लाख का ब्रेकअप है। जहां तक बात पार्शियल डैमेज की है तो 1 लाख मिलेगा और वो 1 लाख पहली किश्त में ही दे दिया जाएगा, DBT ट्रांसफर हो जाएगा। जो बाकी नुकसान का है वो भी DBT वहीं हो जाएगा। जिन लोगों को केवल 7 लाख देने हैं उनको 3 लाख पहली किश्त में मिलेगा, बाकी दूसरी और तीसरी किश्त उनको अलग मिलेगी। तो ये जो राहत राशि
बांटी जा रही है उसका मॉड्यूल है, जो पहली बार सरकार ने अपनाया है। इस तरह का मॉड्यूल इससे पहले नहीं लिया गया था, तो ये अपने आप में एक नई अपडेट है। इसके बाद अगर बात करें अगली, तो वो है टर्मिनेट जो कंडक्टर हैं उनको राहत मिली है। देखिए, जो एचआरटीसी में लगेज पॉलिसी का विरोध करने या सोशल मीडिया पे कुछ लिखने के आरोप में एचआरटीसी के 2 कंडक्टरों को, जिन्होंने कुछ लिखा था उसमें, उनको टर्मिनेट किया गया है। और वो टर्मिनेशन के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत इनको मिल गई है। जो न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने रिकांगपिओ डिपो में कार्य करने वाले 2 कंडक्टरों राजेश कुमार, सुनील कुमार को अंतरिम राहत देते हुए एचआरटीसी को आदेश दिए कि वह इन दोनों की सेवाएं जारी रखे और इनकी टर्मिनेशन अभी ऐसे नहीं हो सकती। याचिका में इन्होंने दिया था कि वो क्या कर रहे थे, व्हाट्सएप के माध्यम से एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, और ये सार्वजनिक भी इन्होंने नहीं की। एचआरटीसी ने कहा, तब इन्होंने कहा, जवाब दिया, उसका कारण बताओ, इन दोनों को कारण बताओ। नोटिस जारी करने के अलावा इन्हें सुनवाई का मौका भी दिया। इन्हें इनके पक्ष से संतुष्ट ना होने पर इनके अनुबंध को 10 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया। 11 अक्टूबर को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दे दी है। जब तक केस में फैसला नहीं आ जाता तब तक इनको जो अंतरिम राहत है वो मिल गई है, इंटरिम रिलीफ इनको मिल गया है, मतलब इनकी नौकरी खत्म नहीं होगी। तो ये वो बात है। लेकिन सबक ये है कि सोशल मीडिया, चाहे कोई भी मीडियम हो, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं चाहे नहीं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे एक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है सोशल मीडिया पे वो संयमित रहना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या बाकी सारी चीजें अलग लेवल की हैं। ये मामला सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं है, ये फेसबुक के लिए भी होता है। जो फेसबुक को सिर्फ व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ये उनके लिए भी एक सबक है। वैसे जहां तक बात है इसके बाद अगली, तो वो है डिप्टी सीएम को लेकर जो ऑर्डर आया है उसकी पहले कर लेते हैं। पेंशन केस वाला जो मैटर है वो हायर ग्रेड पे के साथ ही लेते हैं। लेकिन जो जेई टर्मिनेट किए हैं इसमें, जो ये पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के, उनकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, वो टर्मिनेट अभी हुए नहीं है। एडीसी को कहा है कि वो टर्मिनेशन का प्रोसेस करें। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने जो नए आउटसोर्स पे हायर करने को लेकर भी अलग से प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह दिया है। तो ये 2 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। हालांकि इनके अभी टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं हुए हैं, सरकार ने कर दिए हैं, लेकिन करने हैं वहां पे जो जिला परिषद के सीईओ है उन्होंने। तो एडीसी को अभी इसमें ऑर्डर आगे करने हैं। हो सकता है पहले उनमें से ज्वाइन भी कर ले। लेकिन आज जो मंत्री हैं जिला परिषद जो देखते हैं पंचायती राज विभाग के, अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने कहा कि दरअसल इन कर्मचारियों को बीजेपी वाले उकसा रहे हैं। इनके बीच में या इनके साथ जो बीजेपी वाले कुछ एमएलए या पूर्व मंत्री हैं और वो इनको उकसा रहे हैं, ऐसा आज कहा गया मंत्री की तरफ से। दूसरी बात इन्होंने कही कि स्टेट कैडर में इनको कर दिया है। जहां तक मर्जर की बात है, देर सवेर वो भी कर देंगे, लेकिन अभी सरकार की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अभी नहीं कर सकते। और इन लोगों को समझना चाहिए कि आपदा के समय लोगों के काम रुके हैं, वो ठीक नहीं है। और अगर ये वापस ज्वाइन कर जाते हैं तो इनका स्वागत है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम आउटसोर्स पर कर्मचारी रखेंगे। दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि आश्वासन देने के बाद जेईओ को बर्खास्त करना गलत है। ये हिमाचल में काला अध्याय शुरू करने जैसी बात है। और राज्य कांग्रेस की सरकार के 2 चेहरे हैं, एक सच का, एक झूठ का। और अब लोगों को एक एक करके फर्क साफ दिख रहा है। पहले डॉक्टरों को दिखा, फिर राजस्व कर्मचारियों को दिखा, अब जिला परिषद वालों को दिखा, और जो बचे हैं उनको आने वाले समय में दिखेगा, ये कहा डॉक्टर बिंदल ने। तो ये प्रतिक्रिया और आपस में जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये लगातार चलते रहेंगे। लेकिन जो टर्मिनेशन ऑर्डर है इनका, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज ही है। जो लोग ज्वाइन कर लेंगे वो उनका क्या होगा वो आगे पता लगेगा, जो नहीं करेंगे वो क्या होगा आगे पता लगेगा। और जो जिला परिषद के कर्मचारी हैं, जो एसोसिएशन है, वो इस पे आगे क्या फैसला लेती है या किस तरह से अगला अपना जो स्टांस है वो लेते हैं, उसको लेकर भी देखना होगा। अभी उसकी भी कोई अपडेट हमारे पास है नहीं, क्योंकि इनको एटलीस्ट आगे क्या करना है उसको लेकर फैसला लेना होगा। अगली बात करते हैं जो डिप्टी सीएम को लेकर कोर्ट से ऑर्डर आया है उसकी, क्योंकि ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसके बारे में पिछली बहस के दौरान जजमेंट रिजर्व हो गई थी। और उसमें आगे क्या हुआ है देखिए। प्रदेश हाई कोर्ट ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई शपथ का रिकॉर्ड तलब किया है।
और ये रिकॉर्ड क्यों तलब हुआ है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। कोर्ट ने इनके साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को दिलाई शपथ का रिकॉर्ड भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश डिप्टी सीएम द्वारा दायर उस आवेदन पर दिए जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराया है। यह आवेदन डिप्टी सीएम सहित अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका के सुनवाई के दौरान दायर किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने याचिका से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई थी। इस आवेदन पर पिछली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो हमने आपको उस दिन बताया था। और कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी के खिलाफ के खिलाफ याचिका राहत की मांग की गई है, इसलिए प्रभावित पक्ष होने के नाते यह आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज भी हो सकता था। लेकिन कोर्ट ने इस आवेदन पर फैसला लिखाते समय पाया कि प्रार्थी मुकेश अग्निहोत्री की ओर से इसकी मेरिट के आधार पर बहस भी की गई थी, इसलिए आवेदन पर फैसला देने से पहले कोर्ट ने उचित समझा कि उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को दिलाई शपथ का अवलोकन किया जाए। अब इसमें